नमस्कार अनुमा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। आ, बहुत ही अच्छी हूँ। आपको कोई इंट्रोडक्शन कराने की तो जरूरत है नहीं, आपको तो इंडिया में सब लोग पहचानते हैं। और आप तो इंडियन एयरफोर्स में थी, तो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा। आपने जो यूनिफॉर्म पहनी है बहुत टाइम से। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बात करके। तो अनुमा जी, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ आज की तारीख में जो इंडिया में हो रहा है। तो इट्स आप ऐसा मत समझिएगा कि इंटरव्यू है। इट्स लाइक अ नॉर्मल टॉक, इट्स नॉट इंटरव्यू। आई एम नॉट टेकिंग एनी इंटरव्यू, और मैं इंटरव्यू आता भी नहीं है, मुझे ना लेना आता है ना देना आता है। एक तो ये जो ये जो यमुना का जो केस चल रहा है अभी, जो पूरा यमुना में अभी पूरा के पूरे आ चुके हैं, लाइक दिल्ली के अंदर पानी घुस चुका है। इसके अंदर जी। ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा अनुमा जी? जैसे आम आदमी पार्टी ब्लेम करती है बीजेपी को, बीजेपी ब्लेम करती है कांग्रेस को। और भी जगह बाढ़ तो आती है, अमेरिका में तो बहुत बाढ़ आती है, मगर हमने तो कभी नहीं देखा यहाँ पे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। तो इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। जैसे पोल्यूशन भी होता है, एक तरह से गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली में हर साल, और वही बातें होती है कि भाई ये तो हरियाणा से हवा आ रही है और ये यहाँ से हवा आ रही है। अभी अरविंद जी ने बोल दिया कि पानी तो हरियाणा से आ रहा है ना। इट्स लाइक वेरी वियर्ड टू टू अंडरस्टैंड, लाइक दीज थिंग्स आर वेरी, मतलब हमारे समझ में नहीं आता, हम लोग जो बाहर रहते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यमुना के घर में लोगों ने घर बना लिया तो यमुना ने वहां आना ही था। एक तो ये बात है कि जो ऐसा इलाका था जहां तक पहले कभी कभी मतलब 78 में भी अगर पानी उस जगह पे आया है तो उसको हम यमुना का डूब का इलाका कह सकते हैं। और यमुना एक चौड़ी नदी है, वो रास्ते बदलती रहती है, लेकिन मोर और लेस अगर वो अपना पूरा रास्ता फिर से पाना चाहेगी तो उन जगहों पर घर बने हैं। एक तो ये बात है, लेकिन इससे बड़ी बात इससे बड़ी बात ये है कि अगर ड्रेनेज में पॉलिथीन ही घुसता रहेगा, अगर जिनके पास यहाँ का नगर पालिका का काम है, जो अलग अलग वार्ड्स में सफाई का काम है, उनके ऊपर वोट ले लिया जाए और वो काम ही ना हो, तो उस तरह से जो पॉलिथीन फंस जाता है उसके कारण नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। इस बार तो मैंने लुटियंस दिल्ली जिसे कहा जाता है वहां पर अपने एयर चीफ के घर के ठीक सामने लगभग 2.5 से 3 फीट पानी सड़क के ऊपर देखा है। और उस दिन मैं वहां थी। कोइंसिडेंटली बस इतना था कि जो टैक्सी ड्राइवर था वो किसी तरह से अंदर आया और उसने वहां से मुझे लिया, पिकअप किया। गाड़ी लगभग तैरती हुई गई। तो जहां जहां ड्रेनेज की सफाई की प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ बारिश भी बहुत हुई है, बारिश होने के या बाद डेफिनेटली बारिश बहुत हुई है। बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद के पानी को निकालने का भी तो कोई जरिया होना चाहिए। और वहां पर हम पाते हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि काफी समय तक एमसीडी में रही, और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग, तो क्या ये होता आपके है, हिसाब से कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था, पानी नहीं भरा एक जाता? बार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 2013 में एक बार हुआ है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि कांग्रेस के जमाने में नहीं होता, लेकिन एक आपको बात बताती हूँ। ये लगभग 2002 या 3 के समय की बात है, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी। उस समय पूरे दिल्ली में एक वो होते थे, टेम्पोज होते थे, वही जरिया थे पहले ट्रांसपोर्टेशन का। उनका जो धुआं था उससे पूरा शहर काला दिखता था। और तब शीला दीक्षित जी ने एक बहुत साहस भरा निर्णय लिया, सीएनजी का निर्णय लिया। और हमने देखा कि 3 साल के अंदर दिल्ली का पूरा चेहरा बदल गया, निखर आया था। मगर तो अनुमा जी, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं 1980s में दिल्ली में रहा हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ। उस जी। टाइम भी बारिशें बहुत होती थी, ऐसा नहीं जी। है। उस टाइम भी पानी भरा जाता था, इंडिया गेट तक में पानी भरा जाता था, क्योंकि हम लोग इंडिया गेट के पास ही रहते थे, प्रिंसेस पार्क में। जी। मगर इतना ज्यादा ब्लेम गेम नहीं होता था उन्होंने। देखिए, अभी आपको पता होगा वर्मोंट में, यहाँ पे भी इतनी ज्यादा बारिश हुई है अमेरिका में, वर्मोंट में ऑन द ईस्टर्न साइड। मगर यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं हुआ। आई हैव नेवर हर्ड अ न्यूज ऑन CNN that they are blaming Republicans, are blaming Democrats, Democrats are blaming Republicans. No, it doesn't happen. प्लस एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं वहां पे, सब लोग ब्लेम गेम करते हैं। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी इसके अंदर मुझे चिंता की बात लगती है ना, इंडिया के अंदर ओपन वायर्स बहुत हैं। बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हैं आदमी। आपको पता है, सारे ओपन वायर्स पड़े रहते हैं कॉलोनीज के अंदर, देखिए सब जगह ओपन वायर्स हैं। जी। हाँ जी। ओपन इसके अंदर गटर्स हैं। मैंने, आपको याद होगा बॉम्बे में बारिश हुई थी आज से 3-4 साल पहले, और बॉम्बे में भी हर साल ये हाल होता है
एक जी हाँ। एक वहां पे डॉक्टर साहब कहीं से जा रहे थे वर्ली पर, एंड ही जस्ट जस्ट वेंट डाउन द गटर, ही जस्ट वैनिश्ड। कई यू कई रिमेम्बर दैट? केसेस। तो अच्छा, इसके अंदर क्या है, कोई भी आंसरेबल नहीं होता है। मैंने इंडिया में देखा है, अभी ये पानी का रिसाव हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, मगर इसकी आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किधर होगी? मुझे ऐसा लगता है अनुमा जी कि अभी तक अपन लोगों को ये जो कॉर्पोरेटर्स को चुनना नहीं आता है। द द जो इसके पहला पॉलिटिशियन जो अपन चुनते हैं वो पार्षद होता है। अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री की, हम लोगों को तो पार्षद चुनना नहीं आता। अब मैं अभिजीत, आपको बता दूं कितने पार्षद क्रिमिनल्स हैं। मैं आपको जयपुर की बताया था, म्युनिसिपैलिटी की, उनकी जी लिस्ट देख लीजिएगा। वो गली के गुंडे हुआ करते थे। मैं ओपनली बता रहा हूँ, राजा पार्क का जो वहां पे जयपुर एक क्षेत्र है, वहां पे गली का गुंडा जीतता था। तो अगर आप वहां पे गली के गुंडे जिताओगे तो पानी तो भरेगा ही भरेगा। कचरे की समस्या तो है ही। अब वो कचरा भी हम लोग ही करते हैं, कचरा पब्लिक करती है। तो सरकार तो आएगी नहीं, प्रधानमंत्री थोड़ा साफ करने आएंगे या कोई चीफ मिनिस्टर साफ करने आएगा। कचरा तो आप और मैं कर रहे हैं, वही कचरा गटर में जा रहा है, गटर में से पानी निकल नहीं रहा, गटर में से पानी ऊपर आ जाता है, सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। इसके बाद जितने जानवरों का तो अपन बात ही नहीं करते। गाय हैं, डॉग्स हैं, पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, और पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। पूरी की पूरी पहाड़ियों से पहाड़ियां गायब हो गई है। आप दिल्ली जयपुर के रास्ते में चले जाइए, आज से 25 साल पहले, आज से 30-40 साल पहले पहाड़ियां दिखती थी। पहाड़ियां काट ली गई हैं। रेत माफिया, पहाड़ों के ऊपर जितने जितने भी पत्थर माफिया काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कितने कितने वो इसके अंदर रेत माफिया लोगों ने कितने इंजीनियर्स का मर्डर कर दिया था, स्टोरीज आई थी। तो इसके बारे में आप क्या समझिए? आपने बहुत सारी बातें सोचने के लिए भी और आपने डिस्कस की। पहली चीज तो ब्लेम गेम की बात, और मुझे लगता है कि आपने बहुत सही बात बोली कि इस समय सबको साथ आके काम करना चाहिए और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। दरअसल इस राजनीति की शुरुआत भारत में 10 साल पहले हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपने अगर सुना हो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण, उनका अपने कामों पर, शुरू में तो चलिए मान लिया कि वो 70 साल वाले उनके भाषण बड़े फेमस हुआ करते थे और वो कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जबकि 70 साल में ही इस देश का जो विकास हुआ वही हुआ है। और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो तो आपको मालूम है कि हिटलर ने भी ऑटोबॉन एम्पायर जो रोड प्रोजेक्ट था वो बनाया था, और वो सीमलेसली जर्मनी को एक सिरे से दूसरी तरफ तक जोड़ा था। पर हिटलर तो हिटलर था और उसको उसके दूसरे कामों के लिए जाना जाता है, ऑटोबान रोड प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाना जाता। तो यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद से एक जानी दुश्मनी की राजनीति की शुरुआत हुई। देखिए, आप स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये जरूरी थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है कि एक बच्चे को फर्स्ट आना है तो वो दूसरे प्रतिभाशाली बच्चे को उसकी हत्या करके फर्स्ट आए, ऐसा तो नहीं होता है। एक को एग्जिस्टेंस की बात होती है, उसमें आप अपने बेहतर काम से लंबी लाइन खींचते हैं और आप आगे आते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से, और उसके बाद अपना पूरा कार्यकाल होने के 5 साल बाद भी कांग्रेस को कोसते रहे, उसका अब 10 साल होने के बाद भी वो कांग्रेस को कोसते हैं। और उनकी अधिकांश बातें जो हैं वो नागवार इसलिए हैं क्योंकि वो गलत होती हैं, डिसप्रपोर्शनेट होती हैं, और इसलिए विपक्ष के लोग अब उनका जवाब देते हैं। तो उसमें क्या होता है, तू मैं की राजनीति खड़ी हो जाती है। आज जो दिल्ली में हो रहा है उसमें आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस के जो श्रीनिवास जी का एक SOS IYC बनाया हुआ है उन्होंने, उसके कार्यकर्ता लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच में है। SOS IYC बना था जब कोविड में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, और तब जो श्रीनिवास है जो अध्यक्ष है उसे ऑक्सीजन मैन कहा गया था। तो सब लोग मिलकर काम करते हैं, आज भी काम करते हैं। अब तो आपको लगता है दिल्ली में भी RSS वाले नहीं दिख रहे आपको काम करते हुए? वो मुझे तब भी नहीं दिखे थे जब ऑक्सीजन की कमी थी। नहीं, अभी जब बाढ़ आई हुई है तो RSS वाले नहीं दिख रहे। RSS वाले तो दिख तो नहीं रहे हैं। अब ये और बात है कि बाद में वो फोटो ऑप करके, और उनका चूंकि एक हेट फैक्ट्री है बीजेपी IT सेल, जिससे वो प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं और हेट भी फैलाते हैं, तो उसके जरिए हो सकता है वो कुछ फोटोज पोस्ट कर देंगे। लेकिन इस वक्त तक जो लोग दिख रहे हैं वो मुझे SOS IYC के दिख रहे हैं, और भी जहां पर लोग बाग मदद कर रहे हैं वो नॉर्मल लोग हैं, जैसे उस कॉलोनी के पास के लोग हैं, तो वो आके मदद कर रहे हैं लोगों की।
एक और आपने बात की जिसमें आपने कहा कि गुंडे क्यों बनते हैं आगे, और हमको उनको चुनना नहीं आया। ऐसा नहीं है। आज व्हाट्सएप आने के बाद, पहले ठीक है माना कि जो लोग फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले लेते थे, एक वो बात होती थी, लेकिन आज जब लोग सब कुछ जानते समझते हैं, ऐसे में व्हाट्सएप के जरिए से फैलाए गए लाखों नैरेटिव जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, और उसके कारण, और आजकल तो भारत में पार्षद के चुनाव तक को इतना पॉलिटिसाइज किया गया है, एंड वेरी एक्सपेंसिव। जी, बहुत एक्सपेंसिव हो गए। एंड उसके लिए भी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, उसके लिए भी केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं। तो बड़े कमाल की बात यह है कि पूरा भारत, आई रिमेम्बर हैदराबाद के इलेक्शन हुए थे, तब ये लोग सब पहुंच गए थे, हैदराबाद के नगर निगम। अच्छा, आप एक चीज बताइए अनुमा जी, क्योंकि आई लिव इन अमेरिका, और अमेरिका के ओलंपिक्स में 100 मेडल आते हैं, चाइना के आते हैं। जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम में वहाँ इंडिया अच्छा कर लेता है, पर अगर सुपर पावर और अगर बात हो रही है विश्व गुरु की, तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी चीज होती है जहाँ पे आपको टेबल पे आना पड़ता है। ये जो अभी केस हो रहा है सारा का सारा इसके पहलवानों का, और एक इंसान है जो अपने आप को देश से भी बड़ा समझते हैं, कानून से भी बड़ा समझते हैं, आपको लगता है कि 2040-50 तक जो ओलंपिक्स होंगे उसमें इंडिया के 50 मेडल आ सकते हैं, गोल्ड मेडल्स, या 50 मेडल ही समझिए टोटल? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगा सकते। और एक और चीज बता दूं, अमेरिका का एक एथलीट है, उसका नाम है माइकल फेल्प्स, उसके इंडिविजुअल में करीब 24 या 28 मेडल्स हैं अकेले के। तो टोटल भी इंडिया का एक ओलंपिक में कब तक आ सकता है वो टोटल, अगर ऐसे लोग होंगे? और इट इज वेरी शेमफुल कि इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखें, जैसे क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ है तो क्रिकेट ग्रो कर रहा है। आज की तारीख में दूसरे स्पोर्ट है, हॉकी की जो बिगड़ा हॉकी का भी, वो भी पॉलिटिसाइज हुआ था तो हॉकी बिगड़ा। 70s में जो हॉकी के मेडल आते थे ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल 60s 50s 70s, जितना ज्यादा पॉलिटाइज होता चले गया वो हॉकी भी बिगड़ता चले गया। यहाँ तक कि वो नेशन हॉकी में अपने को हराने लग गए जिनको हॉकी स्टिक उनको पकड़नी तक नहीं आती थी। तो ये जो केस हुआ है अभी का भी सारा का सारा, इसके बारे में आप क्या समझती है? वुड यू टीच योर, अगर आपकी डॉटर को कुश्ती करनी है तो आप उसको जाने दोगे कुश्ती संघ में अगर ऐसे लोग बैठे हैं तो? वुड यू फील सिक्योर्ड अबाउट इट? ये ना पूरा इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, एक इसका बड़ा मास अगर हम ये लें, एक ओपिनियन लें, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वैसे भी मनुवादी है। महिलाओं का अगर कुछ रोल भी है तो वो शो पीस के लिए ज्यादा है उनका। पार्टी का अगर आप कैंपेन भी देखेंगे तो महिलाओं को जगह नहीं दी गई है पार्टी में, लेकिन वो जाके अच्छे साड़ी चूड़ी बिंदी पहन के, बिल्कुल टिपिकल जैसे हमारा भारतीय संस्कार वाली महिला, वैसा बन के वो जाके, और लोगों का जो सॉफ्ट एक फीलिंग होती है उसको वो ये बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण। आज जो हमारी कुश्ती की पहलवानों के साथ हुआ, जो देश के लिए इतने मेडल लेके आए, क्योंकि देखिए और खेलों में उतना नहीं, लेकिन कुश्ती में खास तौर पे भारत का एक नाम रहा है और हमारे पहलवानों ने बहुत अच्छा किया है। तो अभी जैसे जैवलिन है, आप समझ लीजिए जैवलिन में, हाँ, जैवलिन में नीरज भाई जो कर रहे हैं वो तो एवरी इंडियन हैज टू फील प्राउड अबाउट, यू नो। बिल्कुल, और नीरज चोपड़ा ने कहा भी है कि खेलों को राजनीति से अलग होना चाहिए और खिलाड़ियों के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। अकेला ऐसा बंदा शायद सेना में वो है इसलिए ऐसा कह पाता है, मुझे ऐसा सेना में की बात नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरी फेडरेशंस के लोगों से भी वो मिलते होंगे और देखते होंगे अपने इंडियन फेडरेशंस के लोगों में और उनमें क्या फर्क है। कई लोग तो फेडरेशन में बैठे हैं, उन लोगों को स्पोर्ट के बारे में नहीं पता। अब क्रिकेट बॉल का वजन कितना हो उसको ये नहीं पता, उसको सेक्रेटरी बना रखा है। उसको ये नहीं पता बल्ले का वजन कितना होना चाहिए। सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, अगर आप इशू के एक्सपर्ट नहीं है तो उसको कैसे लीड कर सकते हैं? अभी कोई, आप समझिए आप तो एयरफोर्स में थी, अब मैं आपको ज्ञान देने लग जाऊं कि एयरफोर्स में, तो आप नहीं बोलोगे यार ये कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है, ये मैं एयरफोर्स में थी, ये तो था भी नहीं और ये मुझे ज्ञान दे रहा है। तो ये बड़ी है। और एक चीज मुझे आपसे, आप तो बहुत ज्यादा डिबेट्स में आती है अनुमा जी, कौन से अपने प्रवक्ता से डिबेट करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? आपने बड़ा ऐसा सवाल पूछ लिया। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से प्रबुद्ध चर्चा ही नहीं होती। नहीं, कुछ एक दो नाम तो होंगे ना।
देखिए, जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो 4 चीजें बोलते हैं और उसी के आसपास डिबेट खत्म हो जाता है। एक वो बोल देते हैं परिवारवाद, दूसरे वो सोनिया गांधी जी का नाम, जो उनका नाम था एंटोनिया, तो वो नाम ले लेंगे। तीसरा वो 70 साल बोल देंगे। उनके पास कोई प्रबुद्ध चर्चा नहीं होती। एक आपसे बात बताना चाहती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उनको काफी इंटेलिजेंट माना जाता है, लेकिन वो इतने अर्धसत्य बोलते हैं, इतने आधे झूठों के वो शहंशाह हैं। उनसे एक दिन उन्होंने मुझसे अचानक एक औचक सवाल पूछा और मुझसे कहा कि ये फलाने मंत्री कौन थे 1971 में। तो मैं एकदम से, चूंकि सवाल आया था, तो मैं एकदम से सोचने के लिए जैसे, हाँ, तो वो कहते हैं, उन्होंने एक नाम लिया, बोले स्वर्ण सिंह जी थे। और मैंने कहा स्वर्ण सिंह जी तो नहीं ही थे। मैंने आके देखा तो स्वर्ण सिंह जी नहीं थे, जगजीवन राम जी थे। और चैनल ने उनका सपोर्ट करते हुए उनका जवाब काट दिया। तो सवाल तो है कि वो रक्षा मंत्री कौन थे उस पर्टिकुलर समय में, लेकिन जवाब काट दिया जो सुधांशु त्रिवेदी ने गलत दिया था। तो मैं नहीं मानती कि कोई बीजेपी में ऐसा प्रवक्ता है जिसके साथ बात करके आपको लगता हो कि इसके कुछ दिमाग का कोई स्तर है। आप देखते हैं कि सारे के सारे केवल नैरेटिव फैलाते हैं। अगर कोई सच्चा आदमी आए जो सच बोले, उसके साथ डिबेट करने में थोड़ा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति सच बोल रहा है, तो इससे बात की जा सकती है। मगर ये भी जो प्रवक्ता हैं, सुशांत, रूबिका, अमन, सुधीर, अमीश, इनको कैसे भूल गए आप? ये तो सरकार के प्रवक्ता है। जी, ऐसा होता है कि जैसे रूबिका वगैरह को अगर हम, अब देखिए, जनरली कांग्रेस का हर प्रवक्ता पूरी तैयारी से आता है। अब मुझे याद है कि जब हम बालाश्वर की दुर्घटना पर, जो अभी उड़ीसा में हुई, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना, जिस पे हम बात कर रहे थे, तो रूबिका लियाकत सरकार की तरफ से बैटिंग कर रही थी। तो मैंने जब ये कहा कि उनको बताया उन्हीं के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये 4 दुर्घटनाएं हुई, तब तो सीआईडी की, सीबीआई की कोई जांच नहीं बैठी, तो वो बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गई और उन्होंने वो फिर सवाल जो था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ उछाल दिया। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का धैर्य और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है, जिसके कारण हम ये डबल प्रवक्ताओं से, और एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी जो आता है वो भी बीजेपी का ही प्रवक्ता होता है आमतौर पर। तो इस तरह के 3 या 4 प्रवक्ताओं से कांग्रेस का जो प्रवक्ता होता है वो अकेला लोहा लेता है, ये भी एक बात है। और आप कह रहे थे सब्जेक्ट का नॉलेज ना होना और लोग बात करते हैं। अब आप देखिए, फौज से जुड़ा राफेल का मुद्दा है, फौज से जुड़ा अग्निपथ का मुद्दा है, इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उलझुल बातें करते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। अब ये सबको मालूम है कि राफेल के ऊपर कोई जांच नहीं हुई है। एक सील्ड लिफाफे में सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी और उसके बाद ये कहा कि सीएजी ने इसका ऑडिट किया है, जो कि नहीं किया। तो सील्ड लिफाफे में भी अगर सरकार झूठ बोल रही है, तो हम कैसे मान लें कि जो भी कुछ और हो रहा है उसमें कोई सच्चाई होगी। मीडिया पार नाम का एक जो चैनल है, एक जो उनका मीडिया कंपनी है फ्रांस की, वो बार बार इसके ऊपर सवाल उठा रही है। सुषेण गुप्ता से कोई सवाल नहीं हुआ, डिफेंस परचेज प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ, रक्षा मंत्रालय की जगह प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस डील कर रहा है। तो जरूरत क्या है भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री की? तो इन लोगों ने तो बोफोर्स में बहुत हल्ला मचाया था, एज फार एज आई रिमेम्बर। देखिए, बरसों के बाद जिस बोफोर्स के ऊपर बात करके, और वीपी सिंह ये कहते थे मेरी जेब में रखा है चोर का नाम, और वो जेब में रखे रखे ऊपर सिधार गए, जबकि वो प्रधानमंत्री भी रहे। तो ऐसा क्या अफवाह उड़ाना कि जिसको आप सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते, और आगे चल के राजीव गांधी जी को पूरी तरह उससे बरी किया गया। और उसी बोफोर्स ने जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ उसमें जो परफॉर्मेंस की, जिसके कारण वो छद्म युद्ध या जो भी था हम जीते। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आदत रही है कि हमेशा अफवाहें उड़ाते हैं। आपके अमेरिका तक में उसका अनुषांगिक संगठन काम करता है। मैं नहीं जानती आपके अमेरिका के लोग कितना उन पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, आप ही बता सकते हैं मुझे। नहीं, कोई भरोसा नहीं करता यहाँ पे ऐसा कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने काम में बिजी हैं। अभी आप देख रहे होंगे जितने भी आज की तारीख में युवा हैं, देश के युवा, इन लोगों को, जो लोग इस पार्टी पे बिलीव करते हैं और आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, क्या वो वीडियोस नहीं देखते अमेरिका के युवाओं के, जब वो लोग मिलने आते हैं प्रधानमंत्री से, उनके हालात कैसे हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। और कितने अप्रवासी भारतीय वापस आने वाले हैं इनके साथ, इतना बड़ा हवाई जहाज लेके जाते हैं, कुछ 10, 15, 20 अप्रवासी भारतीय घर वापसी कर लें। अगर अच्छे दिन वहां आ गए हैं तो अमेरिका छोड़ दे, बोरिया बिस्तर बांध लें, बच्चों को ले जाए अपने।
कितने अप्रवासी भारतीय, मैंने अमेरिका तो में लोग कहाँ से आते हैं प्रधानमंत्री से मिलने? इनको कौन लेकर आता है, बटोर के कौन लाता है? नहीं, वो आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अभी भी आप जो देख रहे हैं फ्रांस के अंदर, फ्रांस में ऐसे नागरिकता नहीं मिलती है। पहली बात तो जो 80% अच्छा। लोग जो खड़े होके लाइन में प्रधानमंत्री का वहां पे वेलकम कर रहे हैं, वो फ्रांस के वहां के नागरिक भी नहीं हो सकते। इट्स नॉट लाइक अमेरिका दैट यूरोपियन नेशन गिव सिटीजनशिप्स। तो ये लोग तो वैसे ही वहां पे 20-20 25-25 साल से वीजा रिन्यूअल्स पे बैठे हैं। ये वीजा रिन्यूअल कराते रहते हैं, रेजिडेंसी, इनको वहां की नागरिकता नहीं मिलती, दे आर नॉट वोटर्स दे। जैसे अच्छा। हम लोग तो यहाँ पे वोटर्स बन जाते हैं आने, ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। बहुत जी। कम होता है। जैसे अब दुबई के अंदर नागरिकता नहीं मिलती है, मिडिल ईस्ट में नहीं मिलती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम यू कांट गेट अ सिटीजनशिप ऑफ दुबई इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। यू कांट गेट इट। गोल्डन वीजा है, वो तो खरीद लो गोल्डन वीजा, अब इन्वेस्टमेंट करो $1 million का, यू विल गेट अ गोल्डन वीजा इन दुबई। तो मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज की तारीख में एक युवा पीढ़ी पूरी इंडिया में उनका एंड हो चुका है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कर रही है ऊपर के 5-10% को मिल रहा है, बाकी तो बजरंग दल में जा रहे हैं या हिंदू वाहिनी में चले जाते हैं। ये दंगे फसाद करने में इन्वॉल्व हैं ये लोग, और हिंदू राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। तो कई बार तो मुझे लगता है 2014 से पहले हम किसी और ही कंट्री में रहते थे, हम इंडिया में थे ही नहीं। क्योंकि इंडिया तो बना ही उसके बाद। आज जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, मैं आपको चलिए एक बात बताता हूँ, जितने भी यहाँ सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जितनी भी, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे अजय बांगा हो, चाहे कोई भी हो, वो कांग्रेस गवर्नमेंट की बनाई हुई इंस्टीट्यूशन से निकले हुए अमेरिका में सीईओज हैं। मुझे बताइए 2014 के बाद ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर जो बीजेपी सरकार ने बनाया हो और उसका स्टूडेंट निकल के कोई अमेरिका की कंपनी में सीईओ बना हो? नहीं है। तो अभी इट्स टू अर्ली, एंड तो देन इट्स टू अर्ली, मे बी आफ्टर 12, मे बी आफ्टर हाँ 15-20 एग्जैक्टली। ईयर्स, बट यू कांट। अब वो क्या, ये राइट ऑफ जो करते हैं ना दूसरी गवर्नमेंट के काम, वो जी। वही लोग करते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो काफी कॉन्फिडेंट होता है ना प्लेयर, वो कभी भी दूसरे प्लेयर को अंडरमाइन नहीं करता है। आप इसके क्रिकेट देख लीजिए, आपने कभी धोनी को अंडरमाइन करते हुए देखा है, विराट को? या कभी विराट को अंडरमाइन करते देखा है रोहित को? नो, they play in their own style and they play for India. So everybody has to play for India in their own style without undermining your own people. आप अंडरमाइन करो पाकिस्तानी को, आप अंडरमाइन करो अमेरिकन को, जापानीज को, चाइनीज को, समझ में आता है। मगर आप एक दूसरे को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो ये तो वो बात हो गई कि बाजार में आप ओपन हो गए हैं और लोग बाग भी जानते हैं, पाकिस्तानी भी जानते हैं, तो आपस में लड़ मरेंगे, इनको मारने की जरूरत क्या है? इनसे जंग क्या अभी करेंगे? ये तो आपस में जंग लड़ रहे हैं। अभी आप अभी जी। देखिए मणिपुर में, अगर मणिपुर जैसी जगह कोई अमेरिका में होती, तो आप अंदाजा भी लगा सकती हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ का समाज किस तरह खड़ा होता है एक साथ विद यूनिटी। अब वहां पे भी ब्लेम गेम चल रहा है, जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और मणिपुर में, तो वहां की सरकार को सस्पेंड कर दिया गया था कांग्रेस की सरकार थी, जहां तक मुझे पता है। अभी तो वहां पे कोई जाता भी नहीं है, कोई मिलता भी नहीं। तो क्या आपको लगता है मणिपुर, मुझे डाउट है मणिपुर इंडिया में है भी या नहीं है, या इट्स बीन लाइक जैसे टेकन ओवर बाय चाइना? बिकॉज इफ यू डोंट गो देयर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। हर राज्य जब वो चुनाव के साल में होता है तो वो भारत का ही राज्य होता है और प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद उस राज्य को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ना तो मणिपुर गए और ना मणिपुर के लिए उन्होंने शांति की कोई अपील की। कोई नहीं। सबसे वेरी खराब बात शॉकिंग। तो है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वहां के राष्ट्रपति ने अपना दौरा मीटिंग में आने का कैंसिल किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी को किसी तरह की हीन भावना है कि मैं को जरूर जाना है, ये भी मुझे टिक करना है, ये भी टिक करना है। भारत में यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच का गैप बढ़ रहा है। आपने बहुत सही ज्यादा। कहा कि 5-6% लोगों को जो है सुविधाएं मिलती हैं और बाकी लोग तो यहाँ पे एक जो देखिए, एक तो होता था लोअर क्लास जो कि उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी या सरकारी सुविधाओं पर वो केवल आधारित रहते थे। एक था मिडिल क्लास जो कि जनरली अपनी थोड़ी बहुत नौकरी करके और जैसे क्लास 3 या क्लास 3 के ऊपर वाले एम्प्लॉयज वो मिडिल क्लास में आते थे। फिर अपर मिडिल क्लास था और फिर जो एक कॉर्पोरेट्स वाला और उससे ऊपर वाला जो क्लास होता है। तो अपर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। वो जो बीच का एक मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा था वो नीचे आ गया है। तो ये इस सरकार की नाकामी है। और आप ये देखिए
कि यहाँ कहा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है ज्यादा जॉब जनरेट होना, जबकि हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई। अलग अलग राज्यों में हर एक राज्य का बजट के कंपैरिजन में घाटा मतलब उधार बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश जहां से मैं आती हूं वहां पे अगर बजट एनुअल बजट 3 लाख करोड़ का है तो घाटा वहां जो उन्होंने उधार ले रखा है सरकार ने वो 3,40,000 करोड़ का है। तो आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव में राज्य पहले ही श्रीलंका बन चुके हैं। जब श्रीलंका में जैसे एक इकोनॉमी का समय आया था वैसा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप तो मध्य प्रदेश से आती है अनुमा जी, तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, आपको क्या लगता है इस आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी की टीम, आप भी उसी टीम में हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस आ सकती है वहां पे? अभी जी इस बार तो कांग्रेस आ ही रही है, पर मैं ऐसा मानती हूं कि कांग्रेस 2008 में भी आ सकती थी 2003 के बाद, लेकिन जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन 26/11 हो गया और उसके कारण जो पूरा वोट था वो एक तरफा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट हो गया। 2008 के बाद 2013 में संभावना थी, 2018 में तो आ भी गई थी, लेकिन जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई विश्व ने देखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करके। आप लोग इसको हॉर्स ट्रेडिंग क्यों बोलते हो? देखिए खरीदी ही है ये, तो आप देख लीजिए कि एक तो पद के लालच में और दूसरे जो पद के लालच में और ये सब होता है उसको मैं तो हॉर्स ट्रेडिंग, मैं तो डोंकी ट्रेडिंग बोलता हूँ उसको। हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स इज अ वेरी फाइन एनिमल, इतना सुंदर लगता है हॉर्स, इट्स अ फाइन एनिमल, सो why would we call these people horse? They are these people who switch sides because of money and greed. They are not, they are like, you know, I call them, मैं तो donkey trading बोलूंगा। अच्छा मुझे एक बार बताइए अनुमा जी, अगर आपको मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की टिकट मिलती है, समझिए फॉर एग्जाम्पल इफ कांग्रेस इनवाइट्स यू, आपको लोग क्यों वोट करें? आप में ऐसा क्या है जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? What you can provide in those 2.5 years, first 2.5 years, let's not talk about the second 2.5, first 2.5 years from get-go, from first day in the office, what are you going to do in your constituency? उसको आप 2 मिनट में 3 मिनट में बताइए, why should people vote for you? देखिए विदिशा जो जगह है वहां पर जो सांसद है उसे किसी ने नहीं देखा। सांसद पता नहीं कहाँ रहते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के केवल नाम पर जीते हैं। अगर वो सांसद किसी के सामने आके खड़ा हो जाए तो कोई नहीं पहचानता उन्हें। उन्होंने विदिशा क्षेत्र में जो आप मेरा क्षेत्र पूछ रहे हैं तो क्या विकास किया है तो नहीं मालूम। और मेरा ये कहना है कि मुझे क्यों वोट दे, मैं सबसे पहले स्कूली एजुकेशन पर ध्यान दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ 1984 में जो पहली बार कांग्रेस के सांसद आए थे उन्होंने पूरे विदिशा में प्राथमिक स्कूल बनवाए थे और उन्होंने मिडिल स्कूल की बिल्डिंग भी बनवाई थी। तो प्राथमिक स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल तो रन करने लगे थे, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बन गई थी। 5 साल में इतना ही हो सकता था और पूरे विदिशा लोकसभा में उन्होंने ये काम किया था। बाद में ये आप लोग कैसे, मैं एक और सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप लोग अपने आप इसके अंदर कैलकुलेट कैसे कर लेती हैं कि 5 साल में इतना ही काम होना था? ये कैसे कैलकुलेशन होता है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि सब्सटैंशियली बाकी कामों के अलावा, क्योंकि देखिए फ्लाईओवर्स बने, सड़कें बनी, उस जगह में विदिशा का पहला फ्लाईओवर तब बना था और भी उस पूरे एरिया में बहुत सी चीजें हुई, लेकिन जो सब्सटैंशियली जिसके ऊपर फोकस किसी भी सोसाइटी को करना चाहिए वो होता है स्कूल और हॉस्पिटल। अगर आप यहाँ फोकस करते हैं तो आपका जनरेशंस आप ठीक करते हैं। और आपने देखा विदिशा के ही नोबेल लॉरिएट हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको 2014-15 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो विदिशा के ही हैं वो। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने जो बेसिक एजुकेशन पर ध्यान दिया, आज वहां मध्य प्रदेश में कई हजार स्कूल बंद हो चुके हैं, 9,000 स्कूल में पीने का पानी नहीं है, बाकी स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो ये एक मेन फोकस होना चाहिए। और फिर जो हॉस्पिटल्स बने हैं वहां स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये एक भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो बिल्डिंग बनाने को समझती है कि विकास कर दिया। देखिए बिल्डिंग बनाना, आप अपना घर बनाते हैं कितना समय लगता है? 4-5 महीने। सबसे आसान काम बिल्डिंग बनाना है, लेकिन जब उसमें रिहाइश के लिए लोग ना हो, लोग जो रह रहे हैं उनमें प्यार ना हो और वो घर की व्यवस्था ठीक से ना चले, अगर आप ऐसा ही केवल एक घर बना के रख देंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसमें सुविधाएं नहीं होंगी, उसमें खाना नहीं बनेगा, उसमें सफाई नहीं होगी,
वो घर कितने दिन चलेगा? ये करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको जो भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आज बनता है और 3 दिन के बाद, 2 महीने के बाद टूट रहा है, पुल टूट रहे हैं, जो हाईवेज हैं वो टूट रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाले लग रहे हैं, खराब हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो बिल्डिंग बनाना विकास नहीं होता केवल, उसके अंदर अगर हम स्कूल बना रहे हैं तो उसमें टीचर्स का होना विकास है, डॉक्टर्स का स्पेशलाइजेशन का होना विकास है। एम्स की बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, ना ऑपरेशन थिएटर है, ना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, ना इक्विपमेंट है, तो आप इसे विकास नहीं कहेंगे। तो इसलिए अगर मुझे आप कह रहे हैं कि कहाँ ध्यान होना चाहिए, तो ध्यान स्कूल पे होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पे होना चाहिए, फिर ध्यान रोड पर होना चाहिए, किसान पर होना चाहिए। मेरे यहाँ के किसान को अगर बिजली मिल रही है तो उसके कारण वो वहां पे सिंचाई कर पाएगा, वो अपनी समय पर फसल लगा पाएगा। ये सारे मेरे फोकस के विषय होंगे जो कि बिल्कुल आधारभूत है, जिसके कारण मध्य छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने अपने किसानों पर ध्यान देके, स्कूल पे ध्यान देके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उसका एक प्रमाणिक उदाहरण छत्तीसगढ़ है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप भी एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, आप तो ऑफिसर रह चुके हैं, मैं एयरफोर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे 32 साल, 3 जंग लड़ी उन्होंने। ये अग्निवीर जो आया है, हमारे टाइम पे एनसीसी हुआ करता था, आपको याद होगा, और मेरे फादर एनसीसी के डायरेक्टर लास्ट में हुए थे बिफोर ही डाइड। ये अग्निवीर, मैंने कई अपने डैड के जो उस टाइम के बैचमेट्स हैं एयरफोर्स के, मैंने उनसे पूछता हूँ, अंकल हैं, अब तो बड़े बड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो तो कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते अग्निवीर की। बोले हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या एग्जैक्टली। जो लोग ने सर्व करी है फोर्सेस फॉर 30-35 ईयर्स, इंक्लूडिंग आर्मी पर्सनल, मेजर जनरल के रैंक के, एयर वाइज मार्शल, मैं नाम ले सकता हूँ लोगों जिनसे मैंने बात करी, they didn't understand, you know, what is this exactly अग्निवीर। 4 साल के बाद how can they get trained in 4 years? First of all, it's impossible. अभी जी, असल में सेना के 99% से ज्यादा हिस्से को, मतलब 99% से ज्यादा वेटरन और जो सर्विंग मिलाकर किसी को अग्निवीर पसंद नहीं है, किसी को अग्निपथ स्कीम पसंद नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि ओआरओपी का जो एक झूठा वादा रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दे देंगे, और उन्होंने 1 टाइम इंक्रीमेंट जो पेंशन का था वो दिया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो 80 के दशक में रिटायर हो गए थे या 70-75 के दशक में रिटायर थे और अभी तक जीवित थे, उनको 35-40 लाख की एक बड़ी रकम मिल गई, जो कांग्रेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर करके गई थी। क्योंकि आप देखेंगे अगर फरवरी 2014 में कांग्रेस ने ओआरओपी के लिए बजट में प्रोविजन कर दिया था, इसके पहले कि वो रिलीज करते, वो सरकार गिर गई, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आके उसको रिलीज किया। वो 1 टाइम इंक्रीमेंट इन पेंशन था, वो ओआरओपी नहीं था। पर उसके कारण जो हमारे वेटरन्स थे पूरी तरह सरकार के सामने बिछ गए, और उन्होंने सरकार की तारीफ करने में अपनी सारी लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनको भी खराब कर दिया। अब जब धीरे धीरे करके पहले तो सेना के जगहों में से रास्ते निकाल दिए गए, सिविलियन ट्रैफिक कर दिया गया, उसके बाद कैंटीन सुविधाएं कम कर दी गई, उसमें राशनिंग कर दी गई, फिर उसमें दूसरे लोगों की एंट्री करवा दी गई। उसके बाद जो टोल का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, पहले प्रायोरिटी होती थी कि एलपीजी गैस एजेंसी होगी तो पूर्व फौजी को इस सब में प्रायोरिटी मिलेगी, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन में प्रायोरिटी मिलती थी, वो सब जब धीरे धीरे सरकार खत्म करती रही तो लोगों को एक एक करके ना धक्का लगता रहा, और आखिरी में आई है अग्निपथ स्कीम जिसमें अग्निवीर की बात। अब तब तक ये फौजी इतनी ज्यादा तारीफ करके इतने ज्यादा झुक चुके थे, इनकी रीढ़ की हड्डी में से सारी जो हड्डियां थी वो निकल चुकी थी, कशोरिकाएं सारी निकल चुकी थी। अब वो इस अग्निपथ जैसी घटिया स्कीम का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन मुझे फोन करते हैं। कमाल की बात है कि ये वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में पागल हुए चले जाते थे, मुझे फोन करते हैं, कहते हैं अनुमा इस मुद्दे पर बात करो, ये बोलो कि अग्निपथ के बजाय क्यों नहीं सेना में आप उम्र कम करके कमांडिंग ऑफिसर क्यों जल्दी नहीं बनाते, ये नहीं करते। आइडिया मुझे देते हैं क्योंकि खुद के अंदर की जमीर जो है उसको वो खा बैठे हैं। अग्निपथ एक ऐसी स्कीम है जिसमें 4 साल में तो एक बंदा तैयार ही नहीं होता। आप अधिकारियों को भी देखिए, साल भर की ट्रेनिंग के बाद 1 साल या 1.5 साल अपनी पहली पोस्टिंग करते हैं, फिर 1.5 साल की या 1 साल की ट्रेनिंग पर जाते हैं, फिर 2 साल की दूसरी ट्रेनिंग करते हैं, फिर उससे एडवांस ट्रेनिंग में जाते हैं। एक बंदा अगर पूरा फौजी बनता है, अधिकारी है, तो उसको 6-7 साल एक बढ़िया फौजी बनने में होते हैं, और अगर जवान है तो उसको भी लगभग इतना ही समय लगता है। लेकिन ये 4 साल में फौजी बनाना भी, उसको बाहर भी निकाल देना, उसको वल्नरेबल जगहों पर भी भेज देना, हम हर तरह से अपनी सेना को कमजोर कर रहे हैं।
अपने सामरिकता के साथ बहुत सारे हम समझौते कर रहे हैं। मैं समझती हूँ भारतीय सेनाओं का फैब्रिक जितना जितना अब खराब हुआ है, ऐसा कभी नहीं था। हमारी सेनाएं इतने शूरवीरों की जगह है। हमेशा हमारी सेना के जो लोगों का जज्बा है ना, वो पूरे विश्व में मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा। हमारे पायलट्स सबसे ओ बढ़िया यार, स्किल्ड भी है, और दे आर द बेस्ट। लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो डाउट हुआ अबाउट क्या इट। है? उधर रैंकिंग में आ जाता है इंडियन एयरफोर्स के पायलट। मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है अनुमा जी, क्योंकि मैं काफी टाइम से मैं सोचता था, क्योंकि हम लोग जाते थे मिलिट्री हॉस्पिटल में, हम लोग के जी कैंटीन होती थी, सब चीज वहाँ पे सब्सिडाइज मिलती थी। इंडियन जो इसके अंदर पुलिस सर्विसेज हैं, आईपीएस, जो कि हरदम ही 24/7 होती है जी अपनी जॉब पे। आर्म फोर्सेस तो फिर भी 24/7 नहीं होते, कई लोग तो स्टैंड बाय पे ही होते हैं। जो बॉर्डर्स पे हैं वही 24/7 पे हैं, बाकी तो स्टैंड बाय पे ही है। पायलट्स जब तक वॉर नहीं होगी स्टैंड बाय पे है, नहीं तो 2 महीने जाते हैं साल में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, सॉर्टीज करने। ये इंडियन पुलिस जो सर्विसेज के लिए इन लोगों के लिए हॉस्पिटल, इन लोगों के लिए कैंटीन्स, ये सब क्यों नहीं होता है आईपीएस के लिए? ये इंडियन पुलिस सर्विस, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, जैसे राजस्थान हुआ अभी कांग्रेस का, समझो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान में, तो व्हाई कांट आरपीएस जो है, राजस्थान पुलिस सर्विसेज, हैव देयर ओन हॉस्पिटल फॉर देयर चिल्ड्रन? उनके स्कूल जैसे अपने लोग के स्कूल होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल है, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल है, बाल भारती एयरफोर्स स्कूल है, ठीक है, ऐसे इंडियन पुलिस के बच्चों के लिए स्कूल्स क्यों नहीं, उन लोगों के लिए क्यों नहीं रिजर्वेशन? ये आज तक किसी ने सवाल किया नहीं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये देखिए, मेरे ख्याल से तो है, पुलिस की कैंटीन भी है आजकल। जो पैरामिलिट्री है उनकी भी कैंटीन्स हैं। पैरामिलिट्री और की बात नहीं उनको कर रहा, वो, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं पैरामिलिट्री। पुलिस की भी बात कर रही हूँ, उनके अपने सब्सिडाइज्ड आउटलेट्स हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये इन नो लोगों नो, ने, अच्छा जहां तक स्कूलों का सवाल है, देखिए उनकी पोस्टिंग या तो किसी शहर में होती है, जैसे आर्मी वालों की पोस्टिंग तो ऐसे ऐसे जगहों पर होती है, उनके परिवार को पीछे रहना पड़ता है, तो उनको एक जगह सुविधा मिले, इसलिए ये एक। और दूसरी एक चीज है ना कि नहीं जो मगर पहले, मैं खुद हॉस्टल में था एयरफोर्स स्कूल में, मेरे डैड पोस्टेड थे बॉर्डर पे, तो हम लोग जी दिल्ली में हॉस्टल में पढ़े हैं। ऐसे ही जो पुलिस वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी तो स्कूल में थोड़ा सा रिजर्वेशन होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के, कि ये जो 5% आपको ये जो पुलिस सर्विसेज के बच्चों के लिए रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी गांव में जाके ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा देखिए मैंने देखा नहीं है पुलिस सर्विसेज, बिकॉज पुलिस सर्विसेज आर ऑन जॉब 24/7 उन लोग। और फिर साथ में कि उनकी पुलिस वालों की इज्जत अब खुद ही नहीं पब्लिक करती है, उनको अलग अलग नामों से बुलाती है, विच इज सो डिमीनिंग। आप, मैंने तो नहीं देखा अमेरिका में किसी पुलिस वाले को किसी नाम से बुलाया जाता है। वी कॉल देम कॉप्स, वी डोंट कॉल देम, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता वो आपके सामने, जो सब बोलते रहते हैं। दिल्ली में सभी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो आप किसी की वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे तो वर्दी भी आपकी इज्जत नहीं करेगी, फिर आप उनकी भड़ास आप पे निकलेगी, आप डंडे खाएंगे। जो भी बिहार में हुआ, जो बिहार में भी डंडे पड़े बीजेपी वालों को, वो निकली है भड़ास, सारी भड़ास है पुलिस वालों की वो। नहीं तो कोई पुलिस वाला अपने मन से किसी को लाठी नहीं चलाना चाहता। वो इतने परेशान है, ना उनके लिए होली, ना उनके लिए दिवाली, फिर ऊपर से गालियां पब्लिक की, ऊपर से उनको बोलते हैं रिश्वत खाते हैं, पुलिस थाने बिकते हैं, एसएचओ बिकते हैं। अच्छा, ये चीज आर्मी एयरफोर्स में तो नहीं बोली जाती कि वो कैंप कमांडेंट बिक गया या वो कमांडर इन चीफ बिक गया, नो। सो वी नीड टू, चलिए वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज बहुत मेरे लंबा मेरे टॉपिक मन है में अब थी ये से। बात, क्योंकि पुलिस वालों से, बिकॉज वो एक ऐसी यूनिफॉर्म होती है जो आपको इमीडिएटली दिखती है। आपको आर्मी वाले थे ना दिखते हैं स्ट्रीट पर कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के चल रहे हैं, पुलिस वाले तो दिखते हैं, वो रोज दिखते ये हैं, आपको घर से निकलते ही दिखता है आदमी, तो उसकी टेक केयर कौन कर रहा है उस वर्दी की? अच्छा दो ये तीन बताइए चीजें। मुझे, अच्छा मुझे ये बताइए, जाते जाते ये पूछना चाहता हूँ, जो ये सीमा हैदर के बारे में, ये जो लोग हैं जो मुस्लिम्स के इतने अगेंस्ट होते हैं और इस सीमा हैदर के सपोर्ट में आ गए, मेरे को ट्विटर से जो पता लग रहा है, मतलब, और ये कैसे एक एक यहाँ भी बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत होती है, आपको पता है अभी एल्पासो के अंदर काफी लोग पकड़े गए थे, उसमें काफी गुजराती थे जो अमेरिका आने की घुसने की कोशिश करी थी थ्रू एल्पासो। ओके, दैट्स ए न्यूज, और उसमें कहा गया है दे आर गुजरातीज। पटेल वटेल बहुत आते हैं ऐसे निकल के, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, मगर यहाँ पे तो सीधा डिपोर्ट कर देते हैं उठा के। डू यू थिंक दैट सीमा हैदर को मिठाई का डब्बा देके, आशीर्वाद देके दोबारा पाकिस्तान भेज देना चाहिए या उसको जेल में डाल देना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो बॉर्डर नहीं कर सकते। आपको याद होगा कश्मीर में अभी कोई पटेल पकड़ा गया था, याद है, जो अपने आप को पीएमओ ऑफिस से कार्ड लेके चलता था, उसका क्या हुआ?
एक आपके दिल्ली में एक शेरपुरिया क्या नाम था, वो पकड़ा जी। गया था, जो पीएमओ ऑफिस के साइड में अपना ऑफिस चलाता था। उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम मालूम है क्या अनुमा जी? हम लोगों को रोज एंटरटेनमेंट चाहिए। तो जब हम लोगों को रोज एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो फिर रोज रोज जो पुरानी, एक हफ्ते पहले इंडिया में क्या हुआ था, 10 दिन पहले क्या हुआ कंट्री में, किसी को याद नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए, सीमा हैदर के बारे में? बस देखिए, ऐसा है कि ये जब से सरकार आई है ना, रोज हेडलाइन बदलती है, जिसके कारण इतने बड़े बड़े जो कारनामे हो गए हैं देश में, जैसे पेगासस अपने ही विरोधियों के फोन में इंस्टॉल करना, जर्नलिस्ट में इंस्टॉल करना, सुल्ली बुल्ली डील जैसे एक साइट का खड़ा हो जाना जिसमें मुस्लिम औरतों की बोली लगती है, हिजाब का एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाना। लेकिन इस पे बात नहीं होती कि जो कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में बरसों से कैद है, उसको क्यों नहीं छुड़ाती सरकार? वो हमारे नेवल ऑफिसर थे और जो रिटायर्ड थे, उनको क्यों नहीं छुड़ाती? देवेंद्र सिंह नाम का जो पूर्व डीएसपी आतंकवादियों को लेकर जा रहा था, वो कहाँ गायब हो गया? नुपुर शर्मा जो उठपटांग बातें करके एक धर्म के बारे में, जिसके ऊपर कतर ने और बाकी यूएई ने ऑब्जेक्शन किया था, उसको फ्रिंज एलिमेंट कहकर और खिसका देना, लेकिन वो 24 घंटे पुलिस सुरक्षा में रहती है, शादियां अटेंड करती है, उसके साथ पुलिस घूमती है। तो मेरा ये कहना है, आपने आखिरी में कहा कि हमें डेली एंटरटेनमेंट चाहिए। कौन है सीमा हैदर? कुल मिला के क्या कहानी बताती है ये पूरी बात? कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारे सिस्टम में कमी है, तभी ऐसे लोग इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ जाते हैं। सजा मिलनी चाहिए, मिठाई किस लिए मिलनी चाहिए? जो लोग, जहां पर भी कानून टूट रहा है, जहां जहां इंटेलिजेंस फेलियर है, उसके जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा होनी चाहिए। और इस तरह के लोग जो आते हैं उनके साथ वही होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में किया जाता है। किसी को क्यों अलग से एक्सेप्शनल चीज दी जाए? और ये रोज हेडलाइन बदलने की जो कहानी है, जिसमें जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कुलभूषण जाधव का अभी भी पाकिस्तान में होना, जैसे पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह का आतंकवादियों के साथ पकड़े जाना और उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को ना मालूम होना, पुलवामा की जो कहानी है उसका लोगों को भूल जाना, सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद भी कि प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहो, उसके बाद भी कुछ ना होना, ये है जरूरी मुद्दे। कौन सीमा हैदर, कौन ज्योति मौर्य, इस तरह दे- की कहानियों से रोज रोज नैरेटिव बदलने की जो काम करती है ये सरकार, वो गलत है। एक जब वो तो अब है नहीं इस दुनिया में, जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी पहले, मिस स्वराज, वो पाकिस्तान से एक लड़की लेके आई थी। जी। आ, और वो कहा गया था कि वो पाकिस्तान से लड़के आई, जब वहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो उनके उनके जो होमलेस शेल्टर में रहती थी, और वो ऊपर इशारा करती थी कि वो इंडिया की है, और हो सकता है बांग्लादेश की भी थी। वो लड़की जब यहाँ पे आई थी, उसको होमलेस शेल्टर में, उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं वो कहाँ गई। देखिए, और सुषमा स्वराज जी एक बहुत ही सुषमा स्वराज, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला था, 2015 की बात है या 16 की। उसमें अंसार बर्नी साहब थे, पाकिस्तान के जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, उनके थ्रू ये पता लगा था, और फिर टीवी स्टूडियो में बहुत डिबेट्स भी होती थी। वो लड़की का कुछ पता नहीं लगा, वो गूंगी थी और बहरी थी। उसको सुषमा जी लेके आ गई थी कि हम पाकिस्तान से एक लड़की को छुड़ा के लाए हैं जो इंडिया की है। वो लड़की कहाँ गई? सुषमा जी का कद भारत की राजनीति में बहुत बड़ा था, लेकिन वो विदेश मंत्री के नाम पर उनका काम केवल मेडिकल वीजा इशू करना था, ये आप सबको भी मालूम है। तो सुषमा स्वराज जी ने भी, उनके जैसे बड़े कद के नेता ने, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोई ममत्व रहा होगा, इसलिए उस लड़की पर ध्यान दिया। लेकिन ओवरऑल ये एक केवल प्रचार का गिमिक बन के ही रह गया। कोई नहीं जानता उस लड़की का क्या हुआ। और अब तो सुषमा जी भी नहीं है, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल ज्वाइन कर लिया है। मतलब जो जिस पार्टी में कहते हैं परिवारवाद नहीं है, वहां सुषमा स्वराज की बेटी को कन्वीनर बनाया है दिल्ली में। तो मैं समझती हूँ कि मुझे, मेरे पास इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस बच्ची का क्या हुआ जो गूंगी और बहरी थी, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फुटेज खाया। और सुषमा स्वराज जी को भी हमने देखा उसको करते हुए, लेकिन अंततः क्या हुआ कोई नहीं जानता, और सुषमा स्वराज जी खुद चली गई। तो अब मैं इस पे, मेरे पास इसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी और बिल्कुल। लास्ट में, लास्ट 2 मिनट्स में, ये जो ऑपोजिशन मीटिंग हो रही है 17-18 को, और उससे पहले भी कहीं हो रही है, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन हो सकती है पूरी कनेक्ट? क्योंकि सब लोग के अपने अपने एजेंडा हैं, सब लोग की अपनी अपनी ग्रीड है, और अलग अलग आइडियोलॉजी है। आपको लगता है ये हो जाएंगे साथ सब? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
के तहत तो साथ आना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा से इंक्लूसिव रही है, चाहे वो देश के सारे धर्म, सारी जातियां, सारे तबके रहे हों, चाहे वो पार्टियां रही हों जो लोकतंत्र का सम्मान करती हैं और जो संविधान को प्यार करती हैं। तो अगर ये पार्टियां लोकतंत्र वाकई देश का बचाना चाहती हैं तो कांग्रेस ही धुरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर आप सारे विपक्षी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते और भारतीय जनता पार्टी जैसी फांसीवादी ताकत को चुनौती नहीं दे सकते। कांग्रेस अपनी जगह पे सबसे मजबूती से लड़ रही है। हमारे राहुल गांधी जी के साथ उनकी सदस्यता धोखे से छीनी गई, उनके साथ बिल्कुल फिल्मों में जैसे खलनायक पूरे तरह से हीरो को बर्बाद करना शुरू करता है पहले, लेकिन बाद में हीरो प्रिवेल करता है, उस तरह से राहुल जी के साथ किया गया। विपक्षी पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि आज कांग्रेस है तो देश है, और इसलिए वो अपनी मांगे जरूरत से ज्यादा प्रोपोर्शन में ना रखें तो उनका साथ होना, और कांग्रेस बिल्कुल साथ आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस के साथ आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो फिर कांग्रेस अकेले लड़ने की सामर्थ्य भी रखती है, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लाहौल स्पीति तक चप्पे चप्पे में है। और कांग्रेस का वो कार्यकर्ता आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी जागरूक है, उत्साह में है। लेकिन फिर भी हम विपक्ष के साथ, जो लोग संविधान को प्यार करते हैं, उनके साथ आएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो भी अपनी तरफ से ये बात समझे कि साथ में ही बंधी मुट्ठी ही लाख की होती है, खुल गई तो खाक की होती है। मगर एक बात बताएं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी आए थे पावर में, तो वो तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा गलत शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे, शीला दीक्षित जी के लिए और सबके लिए, यहाँ तक कि राहुल के लिए भी कर चुके हैं, सोनिया जी के लिए भी कर सकते हैं। तो कल वो ऑपोजिशन में साथ में आते हैं तो आप लोग उनके साथ जुड़ लेंगे? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, मैं अपनी तरफ से जनरली कुछ बात नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग धोखा देके लोगों को सत्ता में आए हैं और उन्हें हम जब तक इग्नोर करना नहीं सीखेंगे वो केंद्र में आपके और मेरे चर्चा के बने रहेंगे। आज उनके पास 2 राज्यों की सरकारें हैं, लेकिन दोनों राज्य, उनका जब सब कुछ अच्छा होता है तो वो उसका श्रेय ले लेते हैं, लेकिन जब बुरा होता है उन्हीं राज्यों में तो वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टीम बी की तरह ही काम करती है और देश के संविधान से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे अपना स्वार्थ चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं खुद पर्सनली उनके प्रवक्ताओं को भी मैं इग्नोर ही करती हूँ। वो अगर उटपटांग भाषा का प्रयोग भी करते हैं तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल एक हाशिए पे रहना चाहिए और वो उसी योग्य है, और धीरे धीरे जनता भी ये बात समझ जाएगी। चलिए अनुमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आपने सुबह सुबह टाइम दिया मुझे। आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे, एंड स्टे सेफ और